इतिहास विषय से पीजीटी की तैयारी कर रहे समस्त छात्र छात्राओं का मैं आरपी सर राधा रमण क्लासेज चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय छात्रों, प्रवक्ता में पूछे जाने वाले प्रागैतिहासिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण सामग्री लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आइए तो हम लोग अपनी विषय पर चर्चा शुरू करते हैं। प्रिय छात्रों, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक शब्द प्राक और काल दो शब्दों से मिलकर के बना है। प्राक और ऐतिहासिक दो शब्दों से मिलकर बना है। प्राक का अर्थ होता है पूर्व और ऐतिहासिक का अर्थ होता है इतिहास। यानी इतिहास पूर्व की घटनाओं को व्यक्त करने वाले काल को प्रागैतिहासिक काल कहा गया है। प्रिय छात्रों, प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसमें न तो लेखन कला का जन्म हुआ था और न ही मानव जीवन सभ्य हो पाया था। अर्थात जिस काल के लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, सभ्यता सूचक तत्व जैसे व्यापार वाणिज्य, नगर नियोजन, मुद्रा प्रणाली से परिचित नहीं थे, उन्हीं लोगों द्वारा शासित काल को प्रागैतिहासिक काल कहा गया था। प्रिय छात्रों, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत सैंधव पाषाण काल, सैंधव पूर्व की ताम्र पाषाणिक संस्कृति एवं लौह पाषाणिक संस्कृतियों को रखा गया है। ये पाषाण काल, सैंधव पूर्व की ताम्र पाषाणिक संस्कृति और लौह संस्कृति, इन तीनों को प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। प्रिय छात्रों, इन तीनों से संबंधित महत्वपूर्ण सामग्रियों पर, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग पाषाण काल पर चर्चा शुरू करते हैं। पाषाण काल। पाषाण काल वह काल है जिस काल के मानव जीवन में प्रस्तर उपकरणों की प्रधानता थी। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस काल के लोगों ने मुख्यतः पत्थर के बने उपकरणों का उपयोग किया, उसी काल को पाषाण काल कहा गया था। प्रिय छात्रों, पाषाण काल के इतिहास की जानकारी मुख्यतः पुरातात्विक साक्ष्य स्रोत से होती है। इसके अंतर्गत नरकंकाल, जीवाश्म तथा प्रस्तर उपकरणों को सम्मिलित किया जाता है। नरकंकाल से निवासियों की प्रजाति का पता चलता है। जो विभिन्न पुरास्थलों से मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, उनका अन्वेषण करने के बाद वैज्ञानिकों ने यह निर्धारित किया कि ये किस प्रजाति से संबंधित कंकाल हैं। जीवाश्म से तिथि का निर्धारण किया जाता है। प्रिय छात्रों, वैज्ञानिक जगत में तिथि निर्धारण की कई विधियां प्रचलित हैं, जैसे यूरेनियम विधि। अगर आप देखें तो आपकी परीक्षा में इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। तो यूरेनियम विधि से क्या करते हैं? पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। पृथ्वी की आयु यूरेनियम विधि से ज्ञात की जाती है। रेडियो कार्बन विधि से उन वस्तुओं की आयु ज्ञात की जाती है जिनमें कार्बन की मात्रा विद्यमान होती है। ऐसी वस्तुओं के रूप में अन्न कण का उल्लेख किया जाता है, लकड़ी का उल्लेख किया जाता है, कोयले का उल्लेख किया जाता है। इसके बाद तिथि निर्धारण की तीसरी विधि पोटेशियम आर्गन विधि है। इससे प्राचीनतम शैलों की आयु ज्ञात की जाती है। प्रिय छात्रों, तिथि निर्धारण की चौथी विधि वलय विधि है। वलय विधि से वृक्षों की आयु ज्ञात की जाती है। वृक्षों की आयु ज्ञात करने के लिए पत्तों की भी मदद ली जाती है। प्रस्तर उपकरणों से पाषाणकालीन मानव के तकनीकी कौशल का पता चलता है। उनका तकनीकी कौशल क्या था? प्रिय छात्रों, इस काल के प्रस्तर उपकरण यानी कि पूरा पाषाणकालीन लोगों द्वारा जो प्रस्तर उपकरण बनाए गए थे, ये क्रूड तथा सल्क पर आधारित थे। प्रिय छात्रों, क्रूड से अभिप्राय किसी पहाड़ी से एक बड़ा सा टुकड़ा निकाल लिया जाता था, उसको काट तराश करके एक बड़ा रूप दे दिया जाता था, उसी को क्रूड कहते थे। फिर क्रूड में से छोटे छोटे टुकड़े निकाले जाते थे और इन छोटे छोटे टुकड़ों को सल्क कहा जाता था। क्रूड और सल्क से जो उपकरण बनाए गए थे, इन उपकरणों को बनाने की दो तकनीकियाँ प्रचलित थी। एक इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी
और दूसरा लेवा लोई तकनीकी। प्रिय छात्रों, कलेक्ट्रॉनिक तकनीकी के अंतर्गत जो उपकरण बनाए गए थे ये सल्क से बनाए गए थे, यानी छोटे छोटे सल्कों से ये कलेक्ट्रॉनिक तकनीक के अंतर्गत उपकरण बनाए गए थे। सल्क निर्मित प्रस्तर उपकरण का पहला उदाहरण इंग्लैंड स्थित क्लैक्टोन ऑन सी नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। इसीलिए सल्क आधारित उपकरणों को क्लैक्टोनिक तकनीक कहा गया था। प्रिय छात्रों, लेवा लोई तकनीक, इसके अंतर्गत क्रोड से सीधे जो क्रोड होता था उसी को काट तराश करके अभिष्ट उपकरण प्राप्त किया जाता था। क्रोड आधारित उपकरण सबसे पहले फ्रांस में पेरिस स्थित लेवालोई नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। इसीलिए इसे लेवालोई तकनीक के नाम से अभिहित किया गया था। प्रिय छात्रों, उपर्युक्त तकनीकियों के माध्यम से पाषाणकालीन लोगों द्वारा हैंडेक्स, क्लेवर, चापर, चापिंग जैसे उपकरणों का निर्माण किया गया था। विभिन्न पुरास्थलों से जो प्रस्तर उपकरण प्राप्त हुए हैं, इन उपकरणों के आधार पर पाषाण काल को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। नंबर 1 पुरा पाषाण काल, नंबर 2 मध्य पाषाण काल, नंबर 3 नव पाषाण काल। प्रिय छात्रों, इन तीनों कालों के पुरास्थल, इनकी विशेषताओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग पूरा पाषाण काल से संबंधित चर्चा शुरू करते हैं। प्रिय छात्रों, भारत में पूरा पाषाणकालीन सभ्यता का विकास आज से लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व, 5 लाख वर्ष पहले प्लाइस्टोसीन युग में हुआ था। इस प्लाइस्टोसीन युग को हिम युग भी कहा जाता है। इसी युग में सर्वप्रथम वास्तविक हाथी, घोड़ा, बैल जैसे पशुओं का आविर्भाव हुआ। ध्यान दीजिएगा, पालतू नहीं बनाए गए थे। इस धराधाम पर, इस धरती पर ये पशु पहली बार इसी हिम युग में अर्थात प्लाइस्टोसीन युग में उपस्थित हुए थे। प्रिय छात्रों, भारत में पूरा पाषाण काल से संबंधित अनुसंधान कार्य 13 मई 1863 को प्रारंभ हुआ था। इसी वर्ष ब्रूस फुट नामक विद्वान को पलवरम, मद्रास के समीप स्थित पलवरम नामक स्थान से एक क्लेवर उपकरण प्राप्त हुआ था। इसीलिए ब्रूस फुट को भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। प्रिय छात्रों, यहाँ पर 2 प्रश्न हैं। एक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक और दूसरा भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, क्योंकि अलेक्जेंडर कनिंघम को ही सर्वप्रथम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का निदेशक नियुक्त किया गया था। प्रिय छात्रों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 ईस्वी में किया गया था। इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग साहब थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना का मूल उद्देश्य इतिहास संबंधी सामग्रियों की खोज करना और उसे एकत्रित करना था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा जो सामग्रियां खोजी गई थी और एकत्रित की गई थी, उनको सुरक्षित रखने के लिए 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थापित किया गया था। प्रिय छात्रों, ये कहीं कहीं 1905 भी मिलता है, तो 4 या 5 जो भी ऑप्शनल में आता है उससे हम सही करते हैं। प्रिय छात्रों, ब्रूस फुट द्वारा पूरा पाषाण काल से संबंधित पूरा स्थल की जो खोज की गई थी, तब से निरंतर विद्वानों द्वारा पूरा पाषाण काल से संबंधित पुरास्थानों की खोजबीन की जाती रही और बहुत सारे पुरास्थलों को खोज निकाला गया, जिनका संबंध पूरा पाषाण काल से स्थापित किया गया था। इन पूरा पाषाण कालीन स्थलों का विस्तार
भारत के विभिन्न क्षेत्रों में हुआ था, जैसे सोहन नदी घाटी। प्रिय छात्रों, सोहन नदी घाटी में पूरा पाषाण काल से संबंधित जो पुरास्थल प्राप्त हुए हैं उनमें पिंडी गेब, गरियाल और चौनतरा नामक पुरास्थल का उल्लेख किया जाता है। चौनतरा, पिंडी गेब और गरियाल, ये 3 पुरास्थल सोहन नदी घाटी में स्थित हैं। प्रिय छात्रों, सोहन नदी घाटी क्षेत्र में अनुसंधान कार्य 1923 ईस्वी में B.N. वैद्य नामक विद्वान के नेतृत्व में शुरू हुआ था, लेकिन इस क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य 1935 ईस्वी में डीटेरा तथा पीटरसन के नेतृत्व में यल कैम्ब्रिज दल के विद्वानों द्वारा किया गया था। प्रिय छात्रों, पिंडी गेब की खोज 1930 ईस्वी में जेम्स टॉड नामक विद्वान द्वारा किया गया था। सोहन नदी घाटी से पशुओं के जीवाश्म नहीं प्राप्त हुए हैं। प्रिय छात्रों, पूरा पाषाण कालीन पुरास्थलों का दूसरा विस्तार क्षेत्र नर्मदा नदी घाटी था। नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र से जो पुरास्थल प्रकाश में लाए गए हैं उनमें हथनौरा, भीमबेटका, महादेव पिपरिया, जोगदहा, बबुरी और रामपुर का उल्लेख किया जाता है। नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र में अनुसंधान कार्य 1935 ईस्वी में डीटेरा तथा पीटरसन नामक विद्वान के नेतृत्व में किया गया था। प्रिय छात्रों, पूरा पाषाण कालीन पुरास्थलों का विस्तार बेलन नदी घाटी क्षेत्र में भी हुआ था। बेलन नदी घाटी क्षेत्र से पूरा पाषाण काल से संबंधित जो पुरास्थल प्रकाश में लाए गए उनमें बरौधा, डैया, देवघाट, लोहदा, बटाऊबीर, खूंटाबीर, नाउनकला, मुंडवा का उल्लेख किया जाता है। प्रिय छात्रों, बेलन नदी घाटी में अनुसंधान कार्य इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर G.R. शर्मा के नेतृत्व में किया गया था। प्रिय छात्रों, पूरा पाषाण कालीन पुरास्थलों का विस्तार सोन नदी घाटी क्षेत्र में भी हुआ था। इस सोन नदी घाटी स्थित पुरास्थलों में सिहावल, पटपरा, नकझरखुर्द, बघोर और खेतवही का उल्लेख किया जाता है। सोन नदी घाटी में भी अनुसंधान कार्य प्रोफेसर G.R. शर्मा के नेतृत्व में किया गया था। प्रिय छात्रों, विंध्य क्षेत्र से भी पूरा पाषाण काल से संबंधित पुरास्थल प्राप्त हुए हैं। इस क्षेत्र से प्राप्त पुरास्थलों में मुरली, कोसकनगाढ़ा, रामगढ़, बेलहरी, बरौदहिया, चांदातरी, देवघाट का उल्लेख किया जाता है। विंध्य क्षेत्र में भी अनुसंधान कार्य प्रोफेसर G.R. शर्मा के नेतृत्व में हुआ था। प्रिय छात्रों, पूरा पाषाण कालीन पुरास्थलों का विस्तार हिमाचल प्रदेश में भी हुआ था। यहाँ से प्राप्त पुरास्थलों में दोहरा, गलेर, कांगड़ा, धलियारा का उल्लेख किया जाता है। हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में अनुसंधान कार्य 1955 ईस्वी में B.B. लाल के नेतृत्व में किया गया था। प्रिय मित्रों, राजस्थान क्षेत्र से भी पूरा पाषाण कालीन पुरास्थल प्राप्त हुए हैं। यहाँ से जो पूरा पाषाण कालीन पुरास्थल प्राप्त हुए हैं इनको 2 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, एक मारवाड़ क्षेत्र और दूसरा मेवाड़ क्षेत्र। मारवाड़ क्षेत्र स्थित पुरास्थलों में डिडवाना, सीधी तालाब, जनकपुरा, मंगलपुरा, जनाना तथा जायल का उल्लेख किया जाता है। मारवाड़ क्षेत्र में अनुसंधान कार्य 1980 ईस्वी में B.N. मिश्र तथा S.N. राजगुरु के नेतृत्व में हुआ था। मेवाड़ क्षेत्र स्थित पुरास्थलों में बूढ़ा पुष्कर, भायसोरगढ़, चित्तौड़गढ़, नागरी और सुनीता का उल्लेख किया जाता है। मेवाड़ क्षेत्र में अनुसंधान कार्य 1980 में S.R. राव तथा B.N. मिश्र के नेतृत्व में किया गया था। प्रिय छात्रों, गुजरात से पूरा पाषाण कालीन पुरास्थलों में बिसदी, भदर, हिरण, कालू बाजार, उमरेठी, भंदरपुर, बीरपुर, पधामली और हड़ों का उल्लेख किया जाता है।
गुजरात क्षेत्र में अनुसंधान कार्य A.R. मराठे नामक विद्वान के नेतृत्व में किया गया था। प्रिय छात्रों, महाराष्ट्र से पुरापाषाण कालीन जो पुरास्थल प्राप्त हुए उनमें पटणे, भदणे, इनामगांव, गंगापुर, बोरी, चिरकी, नेवासा का उल्लेख किया जाता है। महाराष्ट्र क्षेत्र में अनुसंधान कार्य सुश्री गुरुदन कार्विनस नामक विद्वान के नेतृत्व में किया गया था। प्रिय छात्रों, कर्नाटक से जो पुरापाषाण कालीन पुरास्थल प्रकाश में आए हैं उनमें अनागवाड़ी, हुड़सड़ी का उल्लेख किया जाता है। इस क्षेत्र में अनुसंधान कार्य के पदैया नामक विद्वान के नेतृत्व में किया गया था। प्रिय छात्रों, मद्रास से जो पुरास्थल प्रकाश में आए हैं उनमें पलवरम, अत्तिरपक्कम, बदमदुराई, मानाजानकरान का उल्लेख किया जाता है। और आंध्र प्रदेश से पुरापाषाण काल से संबंधित जो पुरास्थल प्रकाश में आए हैं उनमें रेणुगुंटा, बेमूला, गिदलूर और करीमपुड़ी का उल्लेख किया जाता है। प्रिय छात्रों, पुरापाषाण काल से संबंधित ये जो विभिन्न क्षेत्रों में यानी सोन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, विंध्य क्षेत्र, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश आदि से प्राप्त हुए हैं, इन पुरास्थलों के उत्खनन से जो सामग्रियां प्राप्त हुई हैं उन्हीं के आधार पर पुरापाषाण कालीन मानव की विशेषताओं को निर्धारित किया गया है। पुरापाषाण कालीन मानव की क्या विशेषताएं थी, इसकी चर्चा हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। जो कल वीडियो अपलोड होगी उस पर हम पुरापाषाण कालीन मानव, पुरापाषाण कालीन सभ्यता की विशेषताओं को बतलाएंगे। प्रिय छात्रों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। कोरोना काल में कम से कम प्रवक्ता पीजीटी की परीक्षा देने वाले अन्य छात्र छात्राओं को भी लाभ हो सके, क्योंकि किसी की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य कार्य होता है। अगर व्यक्ति किसी की मदद करता है तो उसकी मदद भगवान स्वयं करते हैं। प्रिय छात्रों, यदि इस प्रागैतिहासिक काल से संबंधित या आप लोगों के मन में और किसी तरह का कोई जिज्ञासा होगी इतिहास से संबंधित, आप कमेंट में सुझाव लिखिएगा। आपके सुझाव को मैं स्वीकार करूंगा और उसे पूरा करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। आप मेहनत करें, परिश्रम करें। भगवान निःसंदेह आपके परिश्रम का फल देगा, आपके कर्म का फल देगा।